हाँ, तो आज हम लोग सीखेंगे इकोनॉमिक्स में डिमांड चैप्टर, मांग। यही है डिमांड चैप्टर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मांग। ये मांग क्या है क्या नहीं है, ये अभी इस चैप्टर में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्लास 12 के लिए, इकोनॉमिक्स वाले लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम में इससे अच्छे सवाल आते हैं। तो ये चैप्टर अगर हम समझ लें तो अच्छा मार्क्स हमें आ सकता है। जैसे कि ये जो डिमांड चैप्टर है, इसके बारे में एक्चुअली है क्या, ये मांग होता क्या है, मांग आखिर करता कौन है? कस्टमर। कस्टमर डिमांड करता है और सप्लायर जो है वो सेल करता है। ठीक है ना? तो कस्टमर चाहता है कि हम कम खर्च करें और अधिक से अधिक हम रुपया और अधिक से अधिक हम क्या बोलते हैं कि अधिक से अधिक हम वस्तु परचेज करें। तो ऐसे देखिए, सबसे पहला जो बात होता है कि ये मांग शब्द आखिर उठता कहाँ से है। मांग उस समय उठता है जब हम किसी वस्तु की इच्छा करते हैं, है कि नहीं? जैसे एक भिखारी है। भिखारी जो है कि वो भी अपना एक इच्छा करता है कि हम भी एरोप्लेन में सफ़र करें। दैट इज डिजायर, यानी इच्छा। तो यानी मांग शब्द जो क्रिएट हो रहा है, उसका जो ओरिजिन है, जो उसका उसका जो उत्पत्ति का जो मूल स्रोत है, वो है वस्तु की इच्छा। यानी अगर कोई वस्तु का मांग हो रहा है तो सबसे पहला जो बात आएगा वो होगी वस्तु की इच्छा, है ना? यानी कहने का मतलब डिजायर ऑफ ए गुड। ठीक है। दूसरा, इसके बाद क्या बात आता है? दूसरा बात आता है कि भाई आपके पास इच्छा तो हो गया कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये तो एक इच्छा हुई। इच्छा को फुलफिल करने के लिए, उसको पूर्ति करने के लिए दूसरा जो बात आता है, वो आपके पास होना चाहिए क्या? मनी। है कि नहीं? मनी। तो मनी या मनी के अलावा कुछ काइंड, जैसे मैं पहले आप लोग सभी पढ़ते हुए कि भाई एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स दे दिया, यानी कुछ भी, या तो मनी दे दीजिए या कोई गुड्स के बदले गुड्स। यानी कहने का मतलब दूसरी बात ये कि आपकी जो इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए जो आपके पास कुछ ना कुछ पर्याप्त साधन होने चाहिए, है कि नहीं? तो दूसरा जो बात होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीन्स ऑफ रिसोर्सेज। यानी कहने का मतलब जो जो इच्छा की पूर्ति के लिए साधन होने चाहिए। यानी दूसरा बात होता है पूर्ति के साधन। ठीक है। पूर्ति के साधन यानी आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति के साधन, यानी मीन्स ऑफ रिसोर्सेज, इसको कह सकते हैं मीन्स ऑफ रिसोर्सेज। ये हो गया। तीसरा बात है, तीसरा उसके बाद फिर से एक बात और आता है। तीसरा बात क्या है कि भाई चलिए ठीक है, आपके पास इच्छा भी हो गई कि मुझे ये करना है कि नहीं? दूसरा बात है कि आपके पास, ठीक है, आपके पास पैसा भी आ गया। ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपको समोसा खाने का मन है, तो आपका समोसा खाने के लिए इच्छा हो गई, आपके पास उसके लिए पैसे जुटा लिए, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा है ना कि भाई अगर हम समोसा अगर ये आज इस पैसे से खा लिए तो कल को मेरा क्या होगा, है कि नहीं? यानी तीसरा बात ये कि आपके पास जो खर्च करने का स्पीड क्या है। स्पीड कहने का मतलब कि आज आपने ये चीज खरीदा तो कल आप यही चीज खरीदोगे कि नहीं? जैसे आप कोई कपड़ा खरीदते हैं, तो कपड़ा खरीदने के लिए भी आपके पास इच्छा हो गई, उसके बाद आपके पास बात, ठीक है, आपके पास पर्याप्त साधन आ गया, लेकिन क्या वास्तव में आप बार बार वही कपड़ा को खरीद सकते हैं क्या? अगर आपका आंसर नहीं है तो आपका वो पूरा मांग कहलाएगा नहीं। जैसे मान के चलिए कोई अगर भिखारी है, वो अपना एरोप्लेन में यात्रा करने के लिए ठीक है, वो अपना इच्छा कर रहा है, लेकिन वो किसी प्रकार से एरोप्लेन में यात्रा करने के लिए पैसा जुटा लिया, तो ठीक है, एक बार हवाई जहाज का सफर कर लेगा, लेकिन बार बार क्या वो हवाई जहाज का सफर कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास वो जो खर्च करने का जो
जो बिलिंगनेस है, उसका जो स्पीड है वो उसके पास नहीं है। यानी तीसरा बात ये भी हमारे पास आता है कि बिलिंगनेस टू स्पीड, यानी जो आपके पास जो खर्च करने की जो तत्परता है वो भी होनी चाहिए। तो तीसरा बात क्या हुआ, खर्च करने की तत्परता। ठीक है, यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे विलिंगनेस टू स्पेंड। ठीक है, ये फिर इसके बाद भी एक बात और आता है, एक बात और क्या आ रहा है कि भाई अब आपके पास एक और भी बात आता है कि भाई जो वस्तु हम खरीदने जा रहे हैं उसका प्राइस क्या होगा, उसका प्राइस क्या होगा, है कि नहीं। तो भाई प्राइस भी होना जरूरी है, एक प्राइस के हिसाब से एक निश्चित प्राइस। यानी चौथा बात क्या आएगा, यानी चौथा बात है निश्चित कीमत। ठीक है ना, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे सर्टेन प्राइस। ठीक है, इसके बाद फिर से एक पांचवा बात आता है कि नहीं। इसमें पांचवा बात क्या आता है, टाइम। जैसे एग्जांपल दीजिए, मान लीजिए आज आपका हैप्पी बर्थडे है, आपके फ्रेंड वगैरह सब लोग आ गए आज बर्थडे पार्टी करने के लिए। ठीक है, लेकिन केक वाला ने आपको केक का डिलीवरी आज रात के 12 बजे तक नहीं किया, है कि नहीं। अब आपका क्या हुआ, आपका जो टाइम था वो खत्म हो गया। केक वाला अगले दिन आता है सुबह 7 बजे कि आपका केक है, तब क्या वो आप केक एक्सेप्ट करोगे, नहीं। क्यों, क्योंकि आपका जो टाइम था, आपने जो टाइम दिया था उसको, वो टाइम क्या कर दिया है, वो स्पेंड हो गया है, मतलब वो इलैप्स हो गया है। तो यानी क्या बात समझ में आ रही है कि डिमांड के लिए टाइम का भी होना क्या है, बहुत जरूरी है। तो यानी पांचवा बात क्या है, कैसा टाइम, निश्चित समय, यानी सर्टेन टाइम इसको बोलते हैं। तो वही है पांचवा बात क्या होगा, निश्चित समय। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे सर्टेन टाइम। ठीक है, जब ये कुल मिलाकर के ये पांचों बात फुलफिल करता है, तब क्या बनता है, तब इसी को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव डिमांड। क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टिव डिमांड। यानी इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे प्रभावपूर्ण मांग। जब ये पांच बात कौन कौन सा फिर से देखते हैं, वस्तु की इच्छा, यानी सबसे पहले कोई भी चीज खरीदने के लिए इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, वो पूरा हो गया। इसके बाद आपका पूर्ति के साधन, यानी आपके पास ठीक है पैसा वैसा भी आ गया, वो हो गया। इसके अलावा आपके खर्च करने की तत्परता, यानी जो आप खर्च कर रहे हैं वो आज नहीं कि भाई आज कर लिए तो अब नहीं, मतलब आपका वो डेली बेसिस, मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस, ईयरली बेसिस, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तीसरा बात भी हुआ। चौथा बात निश्चित कीमत, भाई प्राइस तो सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। उसके बाद फिर निश्चित समय यानी सर्टेन टाइम। जब ये पांचों बात फुलफिल करेगा तब हम लोग कहेंगे कि यह एक प्रभावपूर्ण मांग कहलाएगा। ठीक है, और ये जो हम पांच बात सीखे इसी को हम लोग कहते हैं, ये हमारा जो पांचों बात है यही हमारा कहलाएगा क्या, ये हमारा कहलाएगा एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। यानी कहने का मतलब मांग के तत्व। ठीक है, यही है हमारा मांग के तत्व, कुल मिलाकर के 5। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अब हम लोग आराम से डिमांड का परिभाषा दे सकते हैं, डिफिनेशन दे सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि एक निश्चित कीमत पर और निश्चित समय में, एक निश्चित कीमत पर और एक निश्चित समय में, है ना, जो भी एक निश्चित कीमत पर, है ना, और एक निश्चित समय पर जो भी वस्तु की मात्रा, बार बार बोल रहे हैं, वस्तु की मात्रा का मांग किया जाता हो। ठीक है ना, वस्तु की मात्रा का मांग किया जाता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांग कहते हैं।
ठीक है। इसके अलावा अब देखिए, इसमें जैसे हम लोग और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? मांग का नियम इसे हिंदी में कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड बड़ा सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे में लॉ ऑफ डिमांड जो है, एक मिनट, लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम, ठीक है। ये क्या कहलाता है? मांग के नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या है बताते हैं। अन्य बातें समान रहने पर यदि, अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु का कीमत, वस्तु का कीमत बढ़ जाता है, वस्तु का कीमत बढ़ जाता है, तो उसकी जो मांगी गई जो मात्रा है यानी डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो गिर जाती है, यानी घट जाती है। यानी प्राइस के बढ़ने के साथ साथ वो जो उसकी मात्रा है, वस्तु की मांग की मात्रा, वो घट जाती है। ठीक इसके उल्टा, ठीक उसके उल्टा क्या है कि जब किसी वस्तु की प्राइस गिर जाएगा, वस्तु की प्राइस गिर जाएगा यानी कीमत गिर जाएगा, तो मांगी गई जो मात्रा है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यानी फिर से बोल रहे हैं, यानी प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगा, और दूसरा बात, अगर प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा, ठीक है। यही वाला एक बात है। तो हम लोग, यही है लॉ ऑफ डिमांड। ये कैसा है? लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एक गुणात्मक कथन है। लॉ ऑफ डिमांड है एक गुणात्मक कथन। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। लॉ ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। और चूंकि क्या है कि भाई वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड गिर रहा है, और वस्तु का प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। यानी कहने का मतलब दोनों में कैसा है? एक इनवर्स रिलेशनशिप है। देखिए कैसे एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये P फॉर प्राइस है, यहाँ पर Q फॉर क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है ना। जैसे 10 रुपया में 100 वस्तु मिलता है, कोई भी वस्तु है, 10 रुपया में 100 वस्तु मिलता है। तो अगर किसी कारणवश मान लीजिए प्राइस गिर गया, यानी 8 रुपया हो गया, 8 रुपया हो गया, यानी प्राइस के गिरने से डिमांड क्या हो गया? बढ़ जाएगा। से कहने का मतलब 150 वस्तु की मात्रा मांग की जाने लगी। तो इस कारण से देखिए इधर क्या हुआ, इधर प्राइस हमारा क्या हो रहा है? गिर रहा है, और ये क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी ये जो है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, एक जा रहा है नीचे, एक ऊपर जा रहा है। ये कैसा संबंध हुआ? ये इसको हम लोग बोलेंगे अप्रत्यक्ष संबंध। कैसा संबंध हुआ? अप्रत्यक्ष संबंध। इसी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। ये अप्रत्यक्ष संबंध हुआ। इसी को हम लोग और भी नाम दे सकते हैं, जैसे में अप्रत्यक्ष या विपरीत संबंध, या ऋणात्मक संबंध, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी और भी नाम दे सकते हैं। इसको बोल सकते हैं इनडायरेक्ट और इनवर्स या निगेटिव रिलेशनशिप। यानी कहने का मतलब जो वस्तु का जो प्राइस है और वस्तु का जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसके बीच कैसा रिलेशनशिप है? या तो इनडायरेक्ट हो सकता है, इनवर्स हो सकता है, या निगेटिव रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। ये हमारा था लॉ ऑफ डिमांड, और जो हम लोग पहले डिस्कस किए थे एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, जिससे को हम लोग जब 5 कंडीशन फुलफिल होते थे, जैसे वस्तु की इच्छा, फिर दूसरा मीन्स ऑफ रिसोर्सेज यानी खर्च करने का जो साधन है, तीसरा बात विलिंगनेस टू स्पेंड वो यानी खर्च करने की तत्परता, चौथा बात सर्टेन प्राइस यानी निश्चित कीमत, और पांचवा बात था क्या?
सर्टेन टाइम यानी निश्चित समय। जब ये पांचों कंडीशन फुलफिल होते थे तो कहलाता था क्या, ये प्रभावपूर्ण मांग है यानी इफेक्टिव डिमांड। और फिर दूसरा बात हम लोग सीखने गए, लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है ना, जिसका लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताया कि प्राइस घटेगा, है ना, वस्तु किसी भी वस्तु का प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है। ये दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप बताता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। और लॉ ऑफ डिमांड कैसा कथन है, गुणात्मक कथन है, इट इज ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। तो ठीक है, अब हम लोग बाद में दूसरे वीडियो में आगे का पढ़ाई को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।